Hello everyone, today we discuss practice set 2 by Ranjit sir. So guys, if you are preparing for UPLT grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all TCT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice set 2. सो फर्स्ट है यहाँ पर हीमिंगवे फर्स्ट पब्लिश बुक वॉज अर्नेस्ट हीमिंगवे की फर्स्ट पब्लिश बुक कौन सी थी ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे द सन ऑल्सो राइजेज, थ्री स्टोरीज एंड 10 पोइम्स, इन अवर टाइम, मैन विदाउट वुमेन, ठीक है। सो अर्नेस्ट हीमिंगवे की जो फर्स्ट पब्लिश बुक थी उसका नाम है थ्री स्टोरीज एंड 10 पोइम्स। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अर्नेस्ट हीमिंग वे का आपको द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ना है, ठीक है। सो उससे रिगार्डिंग आपको 3 डेट्स याद रखनी है, मतलब अर्नेस्ट हीमिंगवे से रिगार्डिंग जैसे 1952 में इनका जो वो नोवेल पब्लिश हुआ था 1952, ठीक है। तो वो क्योंकि वो आपके सिलेबस में, इसलिए उसकी पब्लिशिंग ईयर याद रखनी है। सेकंड डेट आपको याद रखनी है कि इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है, क्योंकि इस नोवेल के पब्लिश होने की नेक्स्ट ईयर इनको पुलिट्जर मिला था। तो 1953 आपको ये डेट याद रखनी है पुलिट्जर प्राइज़ वाली। एंड 1954 इनको मिला है नोबेल प्राइज़। सो ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे आते हैं कि नोबेल प्राइज़ कब मिला, पुलिट्जर कब मिला है, इनका नोबेल ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश कब हुआ है, ठीक है। फिर अगर नोबेल में आएंगे तो नोबेल में आपको पता ही है कि करेक्टर है, जैसे ओल्ड मैन है तो उसके बारे में ही पूछ लिया जाता है। जैसे वो क्यूबन मतलब फिशर मैन है, ओल्ड क्यूबन फिशर मैन है। फिर मतलब फ़िश के बारे में फिर पूछ लेते हैं कि फ़िश कितनी बड़ी थी, कि 18 फीट लॉन्ग थी, मर्निल फिश का नाम है। फिर मैनोलिन एक अप्रेंटिस है यहाँ पर करेक्टर, ठीक है। एक चाय वाला मतलब है ना जो कैफ़े चलाता है, एक करेक्टर वो है यहाँ पर। एक आपका जो प्लेयर है उसका नाम पूछ लिया जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन है इनसे रिगार्डिंग, जो अर्नेस्ट हीमिंगवे से पूछे जा सकते हैं। और लाइफ की अगर बात करो तो इनका जन्म हुआ है, आपको याद होगा, ओ ओक पार्क, ठीक है। ओक पार्क शिकागो, क्योंकि ये अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं। सो ओक पार्क शिकागो में इनका जन्म हुआ है। एंड डेथ भी याद रखना इनकी कैचम, ठीक है, कैचम में इनकी डेथ है। कैचमेडाहो, कैचमेडाहो याद रखना, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। एंड शादी भी मतलब एक इन्होंने चार चार शादियाँ करी हैं बंदे ने। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 4 शादी। अर्नेस्ट हीमिंगवे की शादियाँ कितनी हुई हैं, 4 शादी, 4 वाइफ हैं इनकी, ठीक है। तो उनके नाम और अ, और डेथ के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने सुसाइड किया था, ठीक है, सेम पिस्टल से जिससे इनके फादर ने सुसाइड किया था, उसी पिस्टल से इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था, ठीक है। सो डेथ इनकी क्या थी, सुसाइड थी, सुसाइड था, है ना। सो आंसर आपका हो गया बी, थ्री स्टोरीज एंड 10 पोइम्स इनकी फर्स्ट पब्लिश बुक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल अर्न विलियम गोल्डिंग द बुकर प्राइज, ठीक है। सो विलियम गोल्डिंग को किस नोवेल की वजह से, उनके कौन से नोवेल की वजह से बुकर प्राइज मिला था, बुकर प्राइज, ओके। सो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ना, यहाँ पर है पिंचर, ये मार्टिन एंड डार्कनेस विजिबल, राइट ऑफ पैसेज, ठीक है। सो कौन सा वो नोवेल है जिसने इनको बुकर प्राइज दिलाया, ये है आपका राइट ऑफ पैसेज। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इनका पढ़ना है ना, इनका जो वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि आपका इनका जो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है वो आया 1954 में। और मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि 1954 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़ हीमिंगवे को, एंड 1954 में इनका वर्क आया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है, जो आपकी सिलेबस में है। सो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तभी याद रहेगा, वरना इतने इतने राइटर हैं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि सबकी डेट, सबका सब कुछ याद रहे, ठीक है। तो विलियम गोल्डिंग को है ना, इनका जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है 1954 में आया है। बाकी उसके राइटर आप लोग याद रख लेना, जैसे रैफ है, जैक है, साइमन है, रॉजर है ना, इस तरीके के उसमें बच्चों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 3, वॉट वॉज जॉर्ज ऑरवेल रियल नेम, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल का आपको रियल नेम बताना है, एरिक एम्ब्रोज ब्लेयर, एरिक आर्थर ब्लेयर, एडवर्ड आर्थर ब्लेयर, एडगर आर्थर ब्लेयर। सो वॉट इज़ द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल आपको पता है इनका एनिमल फॉर्म आपके सिलेबस में है ना, नोवेल है वो। और ये भी पूछा जा सकता है कि एनिमल फॉर्म की मतलब जानवर क्या है, तो मतलब एलिगोरी है वो क्या है ना, किस पर बेस्ड है उसके करेक्टर, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज ऑरवेल का जो रियल नाम था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर, ठीक है।
ये इनका फिक्सियस नेम है, जॉर्ज ऑरवेल इनका फिक्सियस नेम है। और ऐसे कई सारे राइटर हैं आपके सिलेबस में जिन जो अपने फिक्सियस नेम से लिखते हैं, जैसे कमला मार्केंडिया मैंने बताया था। कमला मार्केंडिया इज़ अ फिक्सियस नेम, हिज हर रियल नेम वाज कमला परनैया टेलर। ऐसे ही जॉर्ज ऑरवेल आई ये फिक्सियस नेम है। एरिक आर्थर ब्लेयर इज़ रियल नेम। ओके। एंड इनका बर्थ प्लेस आप लोग ध्यान रखना, जैसे क्योंकि इंडिया के कॉन्टेस्ट में पूछा जा सकता है, इंडिया में इनका जन्म हुआ है मोतीहारी, तो आप लोग याद रखना मोतीहारी, ठीक है। मोतीहारी प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। सो यहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज चार्ल्स डिकेंस बरीड। चार्ल्स डिकेंस बरीड कहाँ हुए थे पता है आपको? चार्ल्स डिकेंस इज अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट, है ना, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, 1861 उनका वर्क है। सो हाई गेट सीमेट्री, रॉक रॉकेस्टर कैथेड्रल, वेस्टमिनिस्टर एबी, सेंट पॉल कैथेड्रल। सो वेयर ही वॉज वरीड, ये आपको बताना है, ठीक है, बरीड कहाँ हुए हैं। सो ये हुए थे वेस्ट मिनिस्टर एबी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये विक्टोरियन एज से, ठीक है। तो ध्यान रखना इनका, इसका आपको पता ही है, पिप है उसमें, उधर उसका निकनेम पिप है, पूरा नाम क्या है? फिलिप पिप है। फिर उसमें एस्टेला है, एस्टेला उसकी वो है। फिर एस्टेला के फादर का नाम क्या है? मैगविच है। इधर मिस हैविसम एक करेक्टर हैं। फिर पिप का रियल बेनिफैक्टर कौन है? इसका ट्यूटर कौन है? जैसे हर्बर्ट है ना, मैथ्यू हर्बर्ट है आपका, और उसका बेटा है एक हर्बर्ट करके, वो ट्यूशन देता है वहाँ लंदन में। तो ये कुछ करेक्टर हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5, हेनरी फील्डिंग एनोनिमसली पब्लिश्ड प्ले। एनोनिमसली आपको पता है विदाउट एनी नेम, ठीक है। इनका जो एनोनिमस पब्लिश्ड प्ले है द गोल्डन रम्प लैट टू, वो आपको बताना है, ठीक है। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट, द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737, द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। सो द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737, ठीक है, ये प्ले है। नेक्स्ट है इनका सॉरी क्वेश्चन है नेक्स्ट 6, विच लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है, विच लिटरेरी मूवमेंट कैथरीन मैन्सफील्ड एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, ये किस लिटरेरी मूवमेंट के साथ एसोसिएट है, मतलब जुड़ी हुई हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इनकी शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में है दी फ्लाई, ठीक है। दी फ्लाई, दी फ्लाई मैंने बताया था, उसमें आपका करेक्टर हैं जैसे दी बॉस, है ना, ओपनिंग में ओपनिंग होती है ऑफिस से, दी बॉस एंड मिस्टर वुडी फील्ड, ये दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमने सेट में क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट वाले में, ठीक है। सो ये करेक्टर हैं, और ये जो है वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ है आपका, है ना, उस उसके बारे में उनकी ये स्टोरी है द फ्लाई। तो ये मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मॉडर्न पोइट हैं, मतलब सॉरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं, ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड। नेक्स्ट है 7, वॉट ऑक्यूपेशन डिड मॉगम इनिशियली ट्रेन फॉर बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर, ठीक है। सो आपको पता है सोमरसेट मॉगम, इनका जो लॉन्चियन है वो वाला वर्क है, नोबल है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनिशियली, है ना, मतलब राइटर बनने से पहले क्या थे ये, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? सो टीचर, लॉयर, डॉक्टर, पेंटर, ठीक है। सो फुल टाइम राइटर बनने से पहले इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था डॉक्टर। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधी फेमस ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, गांधी जी की फेमस ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीज फेमस ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आपको पता ही है, आप है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 5 पार्ट में है ये, है ना। फिर इसके फर्दर इसमें चैप्टर हैं, उसमें सब कुछ इन्होंने अपने चाइल्डहुड, शादी वादी सब कुछ बताया है। और जन्म इनका पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज को ऑथर्ड बाई बर्ट्रैंड रसेल एंड अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटेज, ठीक है। तो
इसमें कौन सा वर्क है जो को ऑथर्ड है, बर्टन रसेल का और इनका दोनों का, ठीक है। को ऑथर्ड वर्क कौन सा है इनका, ये बताना है बेसिकली। तो ऑप्शंस हैं आपके, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो ये वर्क हैं, इनमें से बताना है को ऑथर्ड वर्क कौन सा है, ठीक है। ठीक है, सो ये बी वाला है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज गार्डिनर्स पेन नेम। ठीक है, मैंने बताया था कई सारे राइटर ऐसे हैं जिनके मतलब कई क्वेश्चन तो ये ऐसे ही आ जाएंगे कि पेन नेम और रियल नेम। तो गार्डनर हैं यहाँ पर आपके एजी गार्डनर, इनका पेन नेम आपको बताना है, बेटा ऑफ द नॉर्थ, अल्फा ऑफ द प्लो, एंड स्टार ऑफ द ईस्ट, राइटर ऑफ द शोर। व्हाट इज द पेन नेम ऑफ गार्डनर। ठीक है, सो अल्फा ऑफ द प्लो इज द पेन नेम ऑफ गार्डनर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11, विच रिलीजन इन्फ्लुएंस लूकास अपब्रिंगिंग एंड राइटिंग। ठीक है, कौन से रिलीजन ने लूकास की अपब्रिंगिंग एंड राइटिंग को इन्फ्लुएंस किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से, एंग्लिकन रिलीजन, कैथोलिक, क्वैकर, मेथोडिस्ट। सो क्वैकर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, चार्ल्स लैम वॉज बोर्न ऑन। चार्ल्स लैम का जन्म कब हुआ था। 10 फरवरी, मार्च, यहाँ भी 10 है, यहाँ जनवरी है, ठीक है। तो 10 फरवरी, 10 फरवरी 1775, 1775, ठीक है। 1770 आपका जन्म हुआ था वर्ड्सवर्थ का, ऐसे ध्यान रखना। फिर उनके 5 साल बाद, ठीक है, 1775 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन डेट ये है आपकी 10 फरवरी। नेक्स्ट है 13, वेयर वॉज रिचर्ड स्टील बॉर्न। रिचर्ड स्टील कहाँ पर जन्मे हैं ये बताना है, लंदन, इंग्लैंड, डबलिन आयरलैंड, एजिनबर्ग स्कॉटलैंड, एंड मैथन वेल्स। सो रिचर्ड स्टील का प्लेस बताना है आपको, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो डबलिन में हुआ है, ठीक है, डबलिन आयरलैंड। एंड एक और राइटर हैं आपके, शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, उन्होंने उनका भी जन्म डबलिन में हुआ है, इन किसी एक राइटर का तो हुआ है। तो ऐसे मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग कनेक्ट कर लिया करो, जिससे कि बस याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, कहाँ तक आदमी याद करेगा। 14, हु वॉज जोसेफ एडिशन फादर। जोसेफ एडिशन के फादर कहाँ, फादर कौन है, जॉन ड्राइडन, चार्ल्स मॉन्चेक, लैंसलॉट एडिशन, रिचर्ड स्टील। जोसेफ एडिशन के फादर, ठीक है, लैंसलॉट एडिशन is the father of Joseph Addison. So C is the right answer. नेक्स्ट है 15, वेयर वॉज फ्रांसिस बैकन बॉर्न। ये जो फ्रांसिस बैकन है इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑक्सफोर्ड, द स्ट्रैंड, लंदन, हाई गेट, मिडिल सेक्स, कैम्ब्रिज। सो स्ट्रैंड लंदन में, ठीक है, लंदन में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है 16, वेयर वॉज गिरीश कर्नाड बॉर्न। गिरीश कर्नाड का जन्म कहाँ हुआ है, बेंगलुरु, मैथरन, मुंबई, पुणे। सो मैथरन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17, वेयर वॉज आर्थर मिलर बॉर्न। आर्थर मिलर का जन्म, है ना, तो पहले तो आपको पता ही है इनका जो कौन सा और क्या, ऑल माई सन्स, है ना, वो ड्रामा है ना, तो वो आपको यहाँ तैयार करना है, इनका आर्थर मिलर, और उसमें ऑल माई सन्स में कौन कौन से करेक्टर हैं, तो करेक्टर है ना, एन वेन, एन जोकलर वगैरह हैं शायद। और आर्थर मिलर एक अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है, तो अमेरिका में कौन, ये हर्लिम, और ये न्यूयॉर्क सिटी, ये अमेरिका का है ना, तो इनका जन्म हुआ है हर्लिम, न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट है 18, वेयर वॉज यूजिन ओनेल बॉर्न। ये कहाँ पर जन्मे हैं, बॉस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया। ठीक है, सो यूजिन नेल बॉर्न इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ये भी अमेरिका से हैं, अमेरिकन राइटर हैं।
सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ पिंटर्स फादर हाइमन जैक पिंटर। ठीक है, इनके फादर का ऑक्यूपेशन आपको बताना है। पिंटर्स फादर स्कूल टीचर थे, टेलर थे फॉर लेडीज़ क्लॉथ, ठीक है, लेडीज़ क्लॉथ समझ गए, एक्टर थे या प्ले राइट थे, कौन थे ये? ठीक है, सो जो पिंटर्स के फादर हैं वो एक टेलर थे, सो भी लेडीज़ के कपड़े सिलते थे, ठीक है, टेलर फॉर लेडीज़ क्लॉथ। नेक्स्ट है 20, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड जॉन गाल्सवर्दी ऑनरेरी डिग्री। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जिन्होंने जॉन गाल्सवर्दी को ऑनरेरी डिग्री प्रदान की है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, डबलिन, मैनचेस्टर, ये सब हैं। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उन्हें कई 6-7 यूनिवर्सिटीज़ से इनको ये डिग्रीज मिली हैं। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, डबलिन, ये चारों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 21, विच प्रोफेशन डिड शॉज फादर हैव, है ना, यहाँ पे मतलब बर्नार्ड शॉ है ना आपके, उनके फादर का प्रोफेशन पूछा है। ठीक है, तो आपको ये पता है बर्नार्ड शॉ एक आयरिश हैं, है ना, पूछा जाता है कभी कभी नेशनलिटी से ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये राइटर कहाँ के हैं, क्योंकि सारे राइटर ये ब्रिटिश मतलब कुछ राइटर जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जैसे आयरलैंड के, जैसे आपकी डब्ल्यू बी ईट्स हैं, उनके उनसे भी ये क्वेश्चन आता है कि वो आयरलैंड से हैं। ठीक है, ये जो शॉ हैं आपके बर्नार्ड शॉ, इनसे भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की नहीं है, है ना, आयरलैंड से हैं। इनके फादर का प्रोफेशन था कॉर्न मर्चेंट का। ठीक है, वो कॉर्न मर्चेंट थे। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22, विच स्कूल डिड ड्राइडेन अटेंड एज अ किंग्स स्कॉलर इन 1644। ठीक है, कौन सा स्कूल जो है ड्राइडेन ने अटेंड किया था एज ए किंग्स स्कॉलर, और 1644 में, 1644 में। ठीक है, स्कूल के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ट्रिनिटी कॉलेज, वेस्टमिनिस्टर स्कूल, एटॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो वेस्टमिनिस्टर स्कूल ड्राइडन अटेंड एज ए किंग्स स्कॉलर इन 1644। ठीक है, नेक्स्ट है 23, हु ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बैन जॉनसन। ठीक है, किसने बैन जॉनसन को इन्फ्लुएंस प्रभावित किया था ड्यूरिंग हिज स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ के दौरान, एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल। ठीक है, तो बैन जॉनसन भी वेस्टमिनिस्टर स्कूल में गए होंगे, वहाँ पर उनको इन्फ्लुएंस किसने किया था ये बताना है। थॉमस किड ने किया था, फिलिप हैंसलॉ, विलियम कैमजन, जॉन मैस्टन, किसने इनको प्रभावित किया बैन जॉनसन को। ठीक है, सो ये थे विलियम कैमजन। नेक्स्ट है 24, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, हु इज बेसेनियो इन डेब्ट टू एट द बिगनिंग। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन, ये विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले 1596 में आया है। एंटोनियो ग्रेशियानो, शाइलॉक, सेवरल अननेम्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये जो है बेसेनियो, है ना, बेसेनियो की वजह से ये बिगनिंग में किस डेप्ट में मतलब कौन आ जाता है ना, तो एंटोनियो। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंटोनियो। नेक्स्ट है 25, इन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, है ना, ट्वेल्थ नाइट भी एक प्ले है, आपको पता ही है, विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस कॉमेडी है ये। इसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसका सबटाइटल बताओ। वाई डज ओलिविया इनिशियली रिफ्यूज़ ऑल सूटर्स। तो स्टार्टिंग में क्या होता है इस नोवेल के कि जो ओलिविया है उससे काफ़ी लोग शादी करना चाहते हैं, स्पेशली आपका जो यहाँ पर ड्यूक है, ऑर्सिनो करके नाम है उसका, ऑर्सिनो, वो भी बहुत चाहता है ओलिविया को। तो वो रिजेक्ट करती है सबके प्रपोजल्स को। तो मतलब क्या कहती है वो, मतलब रिफ्यूज़ करने का रीज़न क्या है। सी सीक्रेटली मैरिड, उसने सीक्रेटली किसी से मैरिड कर ली है। सी डिसलाइक मैन, वो आदमियों को नापसंद करती है, मतलब पसंद नहीं करती। शी इज़ मॉर्निंग हर ब्रदर्स डेथ, एंड शी इज़ इन लव विद वायला। तो स्टार्टिंग में तो वो यही बोलती है कि वो अपने भाई के लिए, एक्चुअली उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो वो ये कहती है कि मैं अपने भाई का मतलब विलाप कर रही हूँ, 7 सालों तक मैं कोई शादी वादी
नहीं करूँगी। तो स्टार्टिंग में तो वो यही बोलती है, लेकिन फाइनली मतलब जब आप देखते हो प्ले में तो उसको ये जो वायला है जिसके थ्रू जो ओर्सिनो यहाँ पर मैसेज भेजता है ओलिवा के पास, ठीक है, एज ए अपना दूत बना के, मैसेंजर बना के, तो इस वायला से इसको प्यार हो जाता है, क्योंकि ये जो वायला है डिस्गाइज आपको पता है सिजेरियो है ना, वायला डिस्गाइज सिजेरियो है। तो सुंदर लगता है वो लड़का, मतलब लड़के के रूप में ये वायला सुंदर लगता है। तो ये ओलिविया को अच्छा लगने लगता है, तो इससे फिर वो प्यार करने लगती है। तो जो उसकी उस कसम वसम तो फिर धरी की धरी रह जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 26, हु रिवार्ड मैकबेथ विद द टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606। ठीक है, तो 1606 में विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है आई थी मैकबेथ। ठीक है, आपको पता ही है इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हेमलेट, ओथेलो, है ना, और किंग लियर एंड मैकबेथ। तो मैकबेथ इनकी सबसे छोटी ट्रेजेडी है जो आपके सिलेबस में है। आपको ये बताना है कि थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल मिलता है मैकबेथ को इस प्ले के अंदर, तो वो कौन देता है? तो ऑप्शंस हैं आपके, बैंको है, मालकॉम है, डंकन है, रॉस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे राजा कौन है इस प्ले में? डंकन, स्कॉटलैंड का किंग ऑफ स्कॉटलैंड है डंकन यहाँ पे। तो डंकन, अभी तो डंकन ही इसको देगा टाइटल, क्योंकि ये अभी जीत के आया है वहाँ से। ठीक है, इस ऑर्डर को हरा के आया है। तो ये डंकन जो है इसको थैन ऑफ कॉर्डर का टाइटल देता है, ये उपाधि होती है। ठीक है, स्कॉटलैंड में। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डायरेक्ट वॉलकॉट मेजर अचीवमेंट। ठीक है, डायरेक्ट वॉलकॉट भी हैं, पोइट हैं ये। ठीक है, और इनकी मेजर अचीवमेंट आपको बतानी है कि इनकी मेजर अचीवमेंट क्या है। ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, द प्रोडिगल, आमरस और वाइट ग्रेट। तो ये ऑमरस, ये इनकी अचीवमेंट है मेजर। ठीक है, ये सी वाला सही है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, A.K. रामानुजम, फुल नेम वॉज, इनका फुल नाम, पूरा नाम पूछा है इनका। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, एटीपेट कृष्णा रामानुजम, एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजम। तो ठीक है, कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी याद रखना। इनका पूरा नाम है एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 29, कमला दास पेन नेम इन मलयालम लिटरेचर वॉज। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कमला दास हैं वो मलयालम, मतलब आप मौलावार में बॉर्न है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही बता देती हूँ शुरू में कि आई वॉज वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, मालाबार बॉर्न है, जो कि वहाँ पे वो मलयालम अपना जो स्टार्टिंग है उन्होंने मतलब जो एज ए लेखिका अपना कैरियर शुरू किया, तो मलयालम भाषा ये लिखती थी वहाँ पे। तो उस भाषा में जो ये अपना नाम यूज़ करती थी, है ना, तो वो कौन सा नाम ये यूज़ करती थी, है ना, नाला पट कुट्टी, माधवी कुट्टी, सुरैया कुट्टी, कमला अम्मा, है ना। तो ये यहाँ पे माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी इनका पेन नेम है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। सो बी इज़ द राइट आंसर, माधवी कुट्टी। अच्छा, माधवी कुट्टी के अलावा इनके मतलब एक और नाम पूछा जाता है, जैसे इन्होंने आपको पता है इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, है ना, जब मरी थी ये 2009 में इनकी डेथ हुई थी, 2009 में, है ना, ये मर गई थी पुणे हॉस्पिटल में। और उससे कुछ टाइम पहले 99 में, अरे ये जो 2000 के आसपास इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, नहीं, मुसलमान आदमी से शादी इन्होंने कर ली थी। तो ये हो गई थी फिर कमला सुरैया। ठीक है, कमला सुरैया हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में। ठीक है, मतलब पेन नेम क्या है? माधवी कुट्टी। कमला सुरैया कौन है? वो भी कमला दास है ना, मलयालम मतलब कमला दास तो इनका नेम है ही, इसके अलावा इनका माधवी कुट्टी भी इनका नाम है, और कमला सुरैया भी अगर आ जाए ना तो वो भी इनका नाम है। तो 3 नाम है इनके। ठीक है, नेक्स्ट है 30, नज़ीम एज़ेकिल वॉज बॉर्न इन, नज़ीम एज़ेकिल कहाँ पर जन्म हुआ था? ठीक है, सो ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था इन 1924। सो बी इज़ द राइट आंसर, मुंबई 1924। ठीक है, मराठा कम्युनिटी जो कल हमने डिस्कस करा था, बीन इसराइल कम्युनिटी के नाम से वो समुदाय था जहाँ पर इनका हुआ था, बम्बई में। 31 है, द पेन नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज। ठीक है, तो इनका पेन नेम बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। सो भानु सिंघा, भानु सिंघा इज द पेन नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 32, फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम वॉज। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी अमेरिकन राइटर हैं, इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम कौन सी है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके,
द रोड नॉट टेकन, माई बटरफ्लाई, मैंजिंग वॉल, स्टॉपिंग माई वोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकी जो फर्स्ट पोइम थी वो थी इनकी बटरफ्लाई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33, विच यूएस टाउन डिड एमिली डिकिंसन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन। ठीक है, एमिली डिकिंसन ने अपना मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर अपना जो जीवन है वो कहाँ व्यतीत किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 33 में तो ऑप्शन है यहाँ पे स्प्रिंगफील्ड है, बॉस्टन है, फिलाडेल्फिया, एमरेस्ट है। सो एमरेस्ट में इन्होंने अपना जो है जीवन जो है ज़्यादातर व्यतीत किया। सो सी इज़ द राइट आंसर। वॉल्ट विटमैन इज़ बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ। वॉल्ट विटमैन को एक फादर के रूप में जाना जाता है, किस लिए? रोमांटिक पोइट्री के लिए, फ्री वर्स के लिए, गॉथिक पोइट्री के लिए, लिरिक बैलाड्स के लिए, किसके लिए? सो वॉल्ट विटमैन इज़ बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। ठीक है, सो ध्यान रखना फ्री वर्स के का फादर इनको माना जाता है। ठीक है, फ्री वर्स क्या होती है? मतलब जिसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। फ्री मतलब फ्री। ठीक है, जिसमें मतलब राइटर की जो मर्जी आए वैसी लाइन में लिख ले, वो एक लाइन में लिख ले, एक लाइन में दो शब्द लिख ले, चार लिख ले, पांच लिख ले, है ना। कोई लाइन लंबी होगी, मतलब जैसे कोई लाइन लिखी तो कोई इतनी बड़ी है, फिर दूसरी लाइन छोटी कर दी, फिर कोई इतनी बड़ी है, फिर इतनी बड़ी कर दी। मतलब जितनी चाहे मर्जी वो अपना लेंथ रख सकता है लाइन्स की। तो ये जो पोइट्री होती है ये फ्री होती है ना, फ्री वर्स में। तो इसके फादर जाने जाते हैं वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन राइटर हैं, है ना। नेक्स्ट है 35, व्हाट प्रोफेशन डिड फिलिप लार्किन परस्यू बिसाइड बीइंग ए पोइट। तो पोइट बनने से पहले, है ना, मतलब इसके मतलब पोइट तो वो हैं ही, इसके अलावा भी क्या प्रोफेशन है जो फिलिप लार्किन फॉलो करते हैं, ये आपको बताना है। तो टीचर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या लाइब्रेरियन हैं, और पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, तो ये पोइट के अलावा ये लाइब्रेरियन भी हैं, है ना। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट निकलती हैं, जैसे टीचर की पोस्ट निकलती है ऐसे लाइब्रेरियन की भी निकलती हैं, तो ये लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट है 36, वेयर वॉज टेड ह्यूज बॉर्न। टेड ह्यूज कहाँ जन्म हुआ था? टेड ह्यूज का लंदन, मिथो मिथोलम रॉयड एंड कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर। ठीक है, तो इनकी पोएम है क्रोएलाइट, आपके सिलेबस में इनका जन्म हुआ है थोलम रॉयड, यॉर्कशायर। नेक्स्ट है वेयर डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन डाई। ये कहाँ इनकी डेथ हुई थी? न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड, है ना, क्रिचसैटन ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। इनकी डेथ हुई थी वियना। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। सो डी याद रखना। नेक्स्ट है हु वर द पेरेंट ऑफ टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट वही वेस्टलैंड के लिए आप पढ़ना है आपको, इनका द वेस्टलैंड है सिलेबस में। इनके पेरेंट्स का नाम बताना है। ठीक है, हेनरी वियर इलियट एंड चार्लोट कैम्प स्टोन्स। ठीक है, इनकी जो मदर थी ना वो चार्लोट थी, और इनके फादर थे हेनरी वियर इलियट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39, हु वॉज विलियम बटलर ईट्स फादर। बटलर ईट्स के फादर कौन है? ठीक है, तो इनके फादर का नाम था जॉन बटलर ईट्स। ठीक है, और कभी कभी ऐसी मतलब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, W.B. ईट्स। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो ये याद रखना, विलियम बटलर आता है इनके पूरे नाम में। ठीक है, विलियम बटलर, और एक आयरिश पोइट है ये। नेक्स्ट है 40, हु वॉज मैथ्यू आर्नोल्ड फादर। मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर कौन है? आर्थर ह्यूज क्लब, ये तो इनके फ्रेंड थे, इनके ऊपर इन्होंने एलर्जी लिखी है। थॉमस आर्नोल्ड, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ तो इनके फादर है नहीं, पता ही है आपको। जॉन केबल भी नहीं है, और ये इनके फ्रेंड हो गए। तो बचा कौन? थॉमस आर्नोल्ड। ठीक है, थॉमस आर्नोल्ड जो हैं इनके फादर का नाम है, जिनके ऊपर इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस एलेजी लिखी है, रग्बी चैपल। 41 है रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट पब्लिश पोइम। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके विक्टोरियन पोइट हैं, विक्टोरियन एज से रिलेटेड हैं, और जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनकी फर्स्ट पब्लिश पोइम है, ठीक है,
यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ ए कन्फ्यूशन, ये जो पोएम है बी वाली है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलिन इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम है। नेक्स्ट है 42, हु वर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पेरेंट। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी विक्टोरियन है। इनके फादर मतलब पेरेंट्स का नाम आपको बताना है। तो इनके जो फादर थे वो थे जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एंड एलिजाबेथ फाइट। ठीक है, ये इनकी मदर है एलिजाबेथ, और जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, तो ये इनके फादर हैं। बाकी आपको पता ही है, लिंकन सॉमर्स बाय लिंकन शायर में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड। नेक्स्ट है जॉन कीट्स, डाइड इन रोम। ठीक है, डेथ इनकी रोम में हुई थी। किस ईयर में हुई थी, है ना? तो ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम ये रोम में गए हुए थे घूमने, तो अपने फ्रेंड की लैप में, गोद में इनकी डेथ हो गई थी 1821। और फिर इनका जो है इनका इज वन हुज नेम इज रिट ऑन वाटर। ठीक है, यहाँ यह वह व्यक्ति है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। यानी कि पानी पर लिखा जाने का मतलब ये है कि फेमस नहीं हो पाया। इनकी बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा थी, ये चाहते थे कि अपने आप को बड़े बड़े पोइट्स में अपने आप को दिखना चाहते थे, जैसे लाइक वर्ड्सवर्थ, है ना? वर्ड्सवर्थ वगैरह उस टाइम बहुत ही फेमस थे इनके टाइम पर, ये तो बच्चे थे। तो इनका मन था कि ये मतलब वर्ड्सवर्थ जैसे फेमस बन जाएं। बट इनकी ये जो डेथ है भाई बहुत छोटी सी उम्र में हो गई, है ना? 1795 में जन्म हुआ है और 1821 में ये मर गई। मतलब 25-26 साल की उम्र बस ये जिए। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट मतलब लिख गए ये, मतलब अपने कुछ टाइम में ही, 2-3 साल के अपने टाइम में, कि हर आपका जो जितना भी सिलेबस है, ठीक है, कोई भी हो, एलटी हो, मतलब आपका केवीएस है, आपका पीजीटी है, ऑल स्टेट पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम में आपके जो जॉन कीट्स हैं इनकी पोइम्स पढ़ी जाती हैं। ठीक है, सोचो अगर अगर थोड़ा सा और 10-12 साल जिंदा और रह जाते, या अगर ये शेक्सपियर जितना भी जी जाते, तो ये मतलब बहुत कमाल ही कर देते। नेक्स्ट है यहाँ पे 44, शैली अर्न द निक नेम मैड शैली। ठीक है, ये जो शैली थे ना, ये थोड़े पागल से टाइप के थे, मतलब थोड़े से ना, मतलब थोड़े जिद्दी से थे। तो इनको एक नाम मिला, निक नेम, इनको कहा जाता था स्कूल में मैड शैली। जैसे जॉन मिल्टन को कहा जाता था ना लेडी ऑफ क्राइस्ट, उनको लेडी बोला जाता था कि बहुत डेलीगेट सी गोरी चिट्टी लेडीज जैसे होती हैं वैसे लगते थे जॉन मिल्टन। तो ऐसे ही शैली थे। शैली ना पागल पागल नहीं थे, मतलब उग्र स्वभाव के थे, बहुत जिद्दी थे, जो मन में आ गई करने लग गए, है ना, अपनी करते थे मन की। तो इनको ना लोग कहते थे मेड शैली। सो ड्यूरिंग हिज टाइम एट, तो कौन से स्कूल में इनको ये नाम मिला? ठीक है, तो ये हैं स्कूल के नेम, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ईटॉन कॉलेज, सियोन हाउस एकेडमी कैम्ब्रिज। ठीक है, सो ईटॉन कॉलेज याद रखना है ना, ईटॉन मतलब यहाँ पर इनकी पढ़ाई स्कूलिंग हुई थी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 45, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट, कहाँ पर ये जन्म हुआ है इनका? सो कोकर माउथ, है ना, कोकर माउथ लंदन, 7 अप्रैल 1770। तो 777 है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 46, वॉट वॉज थॉमस ग्रे प्लेस ऑफ वर्थ। तो थॉमस ग्रे, कल भी हमने इन्हें डिस्कस किया था कि थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था, तो हमने बताया था कि 26 दिसंबर 1716, 1716 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और किस जगह हुआ था? कॉर्न हिल लंदन। ठीक है, कॉर्न हिल लंदन। और इनको जाना जाता है एज ए ट्रांजिशनल पोइट। ट्रांजिशनल पोइट मतलब बीच के पोइट हैं, आपके क्लासिकल एज और ये जो आपका रोमांटिक एज है उसके बीच के पोइट के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि बोथ ट्रेट्स आर फाउंड इन हिज पोइट्री, एज क्लासिसिज्म एंड एज रोमांटिसिस्ट। ठीक है, तो दोनों के गुण इनकी पोइट्री में पाए जाते हैं, मतलब रोमांटिक पोइट्री भी है इनकी पोइट्री में एंड क्लासिकल पोइट्री भी इनकी पोइट्री में है। सो इसीलिए इनको ट्रांजिशनल पोइट्री की पोइट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, थॉमस ग्रे बहुत ही फेमस पोइम है, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट है 47, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन कैथोलिक्स इन इंग्लैंड, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर रेस्ट्रिक्शन यानी कि रोक लग जाने के बाद अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी ये बताना है। स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
ही वॉज एजुकेटेड एट होम एंड illegal कैथोलिक schools, become a school teacher himself, study only Latin literature. सो कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी ये बताना है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन के बाद इंग्लैंड में जब कैथोलिक जो ये कैथोलिक से इस पर रोक लगाने के बाद ही वॉज एजुकेटेड एट होम, ठीक है, घर पर उन्होंने पढ़ाई करी थी, एंड इलीगल कैथोलिक स्कूल्स, ठीक है। इलीगल जो कैथोलिक स्कूल्स थे क्योंकि बैन हो गए थे ना, तो फिर जो चल रहे थे स्कूल उनको इलीगल कहा जा रहा था, तो इस वजह से तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48, जॉन डन वॉज बोर्न इन विच ईयर। जॉन डन का जन्म कब हुआ था ये बताना है। 1570, 72, 75, 80, ठीक है। जॉन डन वॉज बोर्न इन 1572, 1572, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 49, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, आपको पता है। ये बताना है आपको कि उसका जो सेकंड एडिशन आया था उसमें कितनी बुक्स थी, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का, वो आप लोगों को पता है कि 1667 में आया था, ठीक है। तब ये 10 बुक्स में आया था, जब इसमें 10 बुक्स थी। फिर बाद में इसका जो सेकंड एडिशन आया है वो मतलब जब मिल्टन की डेथ हुई है उसी ईयर आया था 1674 में, तब इसके अंदर 12 बुक थी, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, हु बिगिन हिज सोनेट लंदन 1802, 1802, मतलब लंदन 1802, विद द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। ये सोनेट है लंदन 1802, आपको पता ही है, पढ़ रखी होगी। तो उसमें ये लाइन है कि मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। इस लाइन से कौन शुरू करते हैं अपनी सोनेट लंदन 1802 को? सो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, कीट्स, सैली। सो हमें पता ही है विलियम वर्ड्सवर्थ है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है लंदन 1802, जिसमें वो मिल्टन को मेमोराइज करते हैं, मतलब याद करते हैं, और ये कामना करते हैं कि काश वो जीवित होते और इंग्लैंड में होते इस क्षण। 51 है सोनेट 29 बाई विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो सोनेट 29 से ये क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि दो सोनेट हैं, 138 है और एक है 29 है ना, तो इन दोनों सोनेट्स को आपको पढ़ना है। द वर्ड बूटलेस क्राइज इन लाइन 3 मोस्ट नियरली मीन्स, ठीक है। तो ये एक ये जो फ्रेज है ना, बूटलेस क्राइज, इस सोनेट में आया है। मतलब विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है, तो इसका सिनोनिम क्या है? प्रेयर विदाउट शूज, और इनफेक्टिव प्रेयर, जॉयफुल सॉन्ग, प्रेजेस टू हेवन, ठीक है। सो बूटलेस क्राई का मतलब होता है इनफेक्टिव प्रेयर्स, यानी कि यहाँ विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो भगवान से कितना कह रहे हैं पर भगवान उनकी सुनता ही नहीं है, यानी कि उनकी जो प्रार्थना है वो ऐसा लगता है बिल्कुल इनफेक्टिव है, भगवान को मतलब सुनाई नहीं देती है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनफेक्टिव प्रेयर्स। नेक्स्ट है 52, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, तो ये तो सबको पता ही है विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, 23 अप्रैल 1564, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वन मेन पर्पस ऑफ डायलॉग। डायलॉग का मेन पर्पस क्या होता है आपको ये बताना है। टू समराइज द स्टोरी, स्टोरी को समराइज करना होता है, डेकोरेट करना होता है टेक्स्ट को, टू, ठीक है, जो राइटर के विचार हैं उनको हम तक पहुंचाते हैं। तो ये करेक्टराइज करते हैं करेक्टर्स को, ठीक है, मतलब करेक्टर के बारे में बताते हैं डायलॉग। जब आप बोलोगे तभी तो पता चलेगा कि आप किस टाइप के हो या क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट है 54, हाउ डज अ फॉर्मल लेटर यूजुअली एंड विद, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर आपको पता है औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है ना, फॉर्मल औपचारिक होता है। तो आप एंड करते समय क्या लिखते हो? यूजुअली कौन से वर्ड्स का आप यूज़ करते हो एंड में? ठीक है, सो आपको पता है योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली आप यूज़ करते हो, सो वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 55, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे इटैलिसाइज मतलब ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। सो ही टर्न डाउन द ऑफर, ठीक है, उसने जो ऑफर था उसको क्या किया, ठुकरा दिया, क्या है ना।
तो ये क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एडवर्ब पार्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है। ठीक है, तो ये जो डाउन है ना, ये एडवर्ब का पार्ट है। सो एडवर्ब पार्टिकल, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 56, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको इस सेंटेंस को बनाना है। यह तो ऊँट के मुंह में जीरा है। ठीक है, यानी कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैमल विथ क्यूमन इन माउथ, इट इज़ अ ड्रॉप इन दी ओशन, इट इज़ लाइक अ निडल इन, ठीक है, स्टेक, इट इज़ लाइक क्यूमिन इन कैमल्स माउथ। तो इट इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन, मतलब ओशन बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है समुद्र, उसमें कोई एक ड्रॉप क्या मतलब पता चलेगी, तो वो वाली बात है ना। सो इट इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में बनाना, वो उतना लाल नहीं है जितना खून। तो ही इज़ नॉट एज रेड एज ब्लड, ही इज़ नॉट सो रेड एज ब्लड, ही इज़ नॉट रेडर देन ब्लड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये वाला भी, तो ये जो डी वाला है ये देख लो, ये सही हो जाएगा, है ना। ये दोनों ही सही हैं देखा जाए तो। ही इज़ नॉट एज रेड एज ब्लड, वो इतना लाल नहीं है इतना खून। या फिर ये भी है, नॉट के साथ सो प्लस एज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये भी सही है। ठीक है, सो बोथ वाला शायद करेक्ट हो जाएगा, बोथ। सो फिर यहाँ पर बोथ सही है ना, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, वैसे तो ये सही है, लेकिन ये ना हो, अगर ये दे रखा हो तो ये भी चल जाएगा, तो दोनों ठीक हो गए ना, तो इसलिए डी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 58, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। उसने घोड़े को चलाया, है ना, तो ये वही पॉजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। उसने घोड़े को चलाया, तो ही मेड द हॉर्स वॉक, इसका बन जाएगा ही मेड द हॉर्स वॉक, ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शंस हैं उसके, ही मेड द हॉर्स टू वॉक, ही वॉज मेड टू वॉक द हॉर्स, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पे 59, द एडजेक्टिव फॉर्म सीज। ये जो सीज है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, सीज्ड, सीजलेस, सीजे, सेव, सीजी। सो सीज का जो एडजेक्टिव है वो बन जाएगा सीजलेस। ठीक है, नेक्स्ट है 60, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट इज। तो आर्टिस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आर्टिक, आर्टिस्टिक, आर्टफुल, आर्टिस्टरी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, तो मैं ऑप्शन सारे बता देती हूँ, तो इतनी देर में अपना खुद लगाया करोगे कौन सा करेक्ट है। तो आर्टिस्ट का एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, आर्टिस्टिक, है ना। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दे रखे हैं। तो ट्रोमा, ट्रोमेटा, है ना, यूली, अल्टीमेटम, अल्टीमेटम्स, वैक्यूम, वैक्यूम्स, वॉटेक्स, वॉटिसाइज। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वाला पेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो 61 का सी इनकरेक्ट है। ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम्स। नेक्स्ट है 62, यू विल मिस द बस अनलेस डैश अर्ली। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई थी, है ना। कंडीशन आपकी पता ही है, तीन तरह की आपकी होती हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है उसमें आपका इफ़ और अनलेस होता है, वो वाला आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। एंड मेन क्लोज आपकी फ्यूचर में बनती है। तो यहाँ पे ये मेन क्लोज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यू विल मिस द बस अनलेस यू, तो यहाँ पर विल आया है, तो यहाँ पर ये आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, है ना। तो यू के साथ क्या आएगा, लीव्स तो आएगा नहीं, ही होता तो आपका लीव्स हो जाता। यहाँ पे आएगा लीव, है ना, तो लीव सही हो जाएगा, LEAVE, लीव। यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगे अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो, है ना। तो यू लीव अर्ली। 63 है, आई एम बिजी डैश माई होमवर्क राइट नाउ। सो ऑन, विद, इन, एट, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, प्रीपोजिशन से है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो आई एम बिजी विद, है ना, बिजी के साथ विद प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं तो वो आपको चाहे अजीब लगें या कुछ लगें, लेकिन जैसे फिक्स कुछ प्रीपोजिशन आपको पता है फिक्स होते हैं, है ना। जैसे बिजी है तो बिजी विद, ऑक्यूपाइड विद, ऐसे करके, है ना। तो विद आएगा, विद माई होमवर्क राइट नाउ। नेक्स्ट है यहाँ पे 64, द कॉस्ट हेयर अबाउंड्स डैश रेयर प्लांट्स। सो ऑफ, विद, इन, फ्रॉम। तो यहाँ पे अबाउंड दे रखा है, तो आपको देखना है अबाउंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशंस लगाने हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अबाउंड्स विद, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कॉस्ट हेयर अबाउंड्स विद रेयर प्लांट। अबाउंड के साथ इन भी आता है, विद भी आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 65 है, हु इज़ दी डैश बैट्समैन इन दी वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर बैट्समैन कौन है, ठीक है। सो हु इज़ द मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलरेस्ट, क्या बनेगा। सो हु इज़ दी मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, है ना, सुपरलेटिव में जाएगा, मोस्ट पॉपुलर बैट्समैन इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है 66, कैन यू प्लीज़ टू गो डैश ग्रॉसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट एंड बाई 2 कार्टून्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे आपको ए एन दी नो आर्टिकल, आर्टिकल से क्वेश्चन है ना, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। तो कैन यू प्लीज़ गो टू द ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट। सो दी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 67, ट्रांसफॉर्म टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्म टू पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, यानी कि आपको ये जो है प्लेटिनियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स, ठीक है। ये जो प्लेटिनियम है ये महंगी मेटल्स में से क्या है, एक है। तो मोस्ट आया है यहाँ पर, यानी कि सुपरलेटिव है। आपको सुपरलेटिव से इसको पॉजिटिव डिग्री में लाना है ना, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आया है। प्लेटिनियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, प्लेटिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मैनी मेटल्स। तो ये तो कंपैरेटिव हो गया है ना, तो ये गलत हो गया। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज एक्सपेंसिव एज प्लेटिनम, ठीक है। सो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री में लाना है। सो सी इज़ द राइट आंसर। 68 में है यू एंड आई गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो यू एंड आई, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, इज़, एम, आर, वॉज, ठीक है। तो यू एंड आई यहाँ पे आएगी आर गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल हो गया अब हमारा नाउन, क्योंकि एंड से जुड़ने पर दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनको प्लूरल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 69, फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम 2 सिंपल सेंटेंसेस। तो आपको क्या बनाना है, या कंपाउंड बनाना है, ठीक है। फॉर्म का मतलब है आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, इसमें एक वर्ब होती है, ठीक है। तो ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस है ही वॉक इन टू द रूम, और वो कमरे में चली गई, ठीक है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए 2। अब इनको जोड़ के हमें एक हमें कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड कौन सा होगा इसमें से, देखो, ही ओपन द डोर बट वॉकड इन टू द रूम, तो ये तो कोई सेंस नहीं निकल रहा। ही ओपन द डोर एंड वॉकड इन टू द रूम, ठीक है। एंड ओपन द डोर ऑल्दो वॉकड इन टू द रूम, ही ओपन, ये डोर यहाँ पे येट दे रखा है, तो येट वॉकड इन टू द रूम ऑल्दो, ठीक है। ये तो आपके कॉम्प्लेक्स हो गए, और बट यहाँ पे आएगा नहीं, ये तो एंड वाला जो है ना ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला और वो रूम में चली गई। बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 7। नेक्स्ट है 70, कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो वही सिंपल को 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करना है। सी विल गेट द जॉब, इट इज़ सर्टेन, तो उसको जॉब मिल जाएगी, ये निश्चित है, ठीक है। तो दैट शी विल गेट द जॉब, इट इज सर्टेन, ठीक है। तो ये क्या है कि उसको जॉब मिल जाएगी, ये क्या है, ये तय है। तो आपका ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज आपकी बन गई। शी विल गेट द जॉब, इट सर्टेन, ये तो कोई निकली नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई क्लॉज नहीं बन रही। और ठीक है, यहाँ पे सर्टेन शी विल गेट द जॉब, ये भी कोई मतलब नहीं है। इट इज़ सर्टेन द जॉब, ये कोई मतलब ही नहीं। 71 देखो, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस करेक्ट चूज करना है ना। यहाँ पे दे रखा है टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। तो टैगोर क्या है, ऑथर है गीतांजलि के, और वो बंगाल के ग्रेट पोइट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि was a great poet of Bengal. Tagore, the author of Gitanjali, was a great poet of Tagore, the author of Gitanjali was a great poet of Bengal. सी वाला करेक्ट हो जाएगा ना, टैगोर फिर कॉमा, जैसे 2 नाउन, मतलब एक ही नाउन के बारे में, मतलब आगे भी बात हो रही है सेम, क्योंकि जो ऑथर है वही टैगोर है ना, टैगोर ही तो ऑथर हैं। तो कॉमा से हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, दोनों नाउन्स को। फिर आप
वर्ब लगाओगे तो वर्ब से पहले भी यहाँ कॉमा आएगा, वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है यहाँ पे 72 आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करेक्ट सिंथेसिस। सिंथेसिस आपको वही पता है, यही आपके होते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंथेसिस बोलते हैं इनको क्योंकि इनको हमें क्या है, जोड़ना होता है। तो ही वॉज हंग्री, ही एट क्विकली, तो वो भूखा था तो इसलिए उसने क्या किया, जल्दी जल्दी खाया। तो बीइंग हंग्री ही एट क्विकली, हंग्री ही एट क्विकली, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट होगा। ठीक है, बीइंग हंग्री ये तो बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा है आपको, ये हो गया आपका पार्टिसिपल का यूज़ करके। एंड कभी कभी ऐसे भी बनता है हंग्री एट क्विकली, एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट है 73 कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फाउंड अ पेन, है ना। तो बस सिंपल है ये, तो ही सैड दैट, और हैव हैड में चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ही सैड दैट ही हैड फाउंड ए पेन, तो ही सैड दैट ही हैड फाउंड ए पेन। ये तो हैज़ ही लिख रहा है, ये तो हैज़ तो होगा नहीं, है ना। आप प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाओगे, दैट ही फाउंड, ये भी गलत है ना। यहाँ विल दे दिया, गलत है, तो यही ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 74 वॉट इज़ द पैसिव ऑफ वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, है ना, कि जो प्रॉमिस है ना, अपना हर मतलब जो भी इंसान कोई प्रॉमिस करता है उसको अपना प्रॉमिस अपना निभाना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। फिर इसका जब हम पैसेज बनाते हैं ना इस तरह के सेंटेंस में, तो ये जैसे वन वगैरह ये सब है ना, क्या होते हैं, ओमिटेड हो जाते हैं, डायरेक्ट बन जाता है प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ए इज़ द करेक्ट। व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ द सेंटेंस, वी मस्ट कीप द रूल, हमें क्या करना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना। सो द रूल, तो इसमें भी वही होगा कि द रूल मस्ट बी कैप्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर जब ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट जब इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, तो फिर जो सब्जेक्ट होता है ना उसको इग्नोर कर देते हैं या हटा ही देते हैं, है ना, कभी कभी हटा ही देते हैं। तो द रूल मस्ट बी कैप्ट बाई अस, तो वैसे दे रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट भी आ गया है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना, प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 76 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में ऑटम लिखा हुआ है। अब देखो ऑटम की स्पेलिंग कौन सी वाली सही है। ठीक है, ए यू टी यू एम एन, ऑटम में एन साइलेंट होता है ना, ऑटम एन साइलेंट रहता है, ये वाली सही है। नेक्स्ट है 77 वोट वॉज कमला मार्किंडिया बर्थ नेम। इन कमला मार्किंडिया का बर्थ नेम बताना। मैंने बताया था कमला मार्किंडिया इज़ अ फिक्शियस नेम। ठीक है, कमला मार्किंडिया अपनी नोवेल जो है पब्लिश करती थी कमला मार्किंडिया के नाम से, इंडियन नोवेलिस्ट हैं, बट बाद में वो यूके में सेटल हो गई थी। ठीक है, इनका जो रियल नेम था मतलब वो था कमला परनैया और टेलर। ठीक है, तो कमला परनैया टेलर, क्योंकि इनका भाई शादी हो गई तो शादी के बाद इनका ये सरनेम होगा, तो इनका जो बर्थ नेम है ना तो ये कमला परनैया हो जाएगा, तो सी सही रहेगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट है। 78 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको पंचुएशन करना है कि माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ऑप्शन वन है माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली कॉमा इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, ये तीनों गलत हैं, ए वाला करेक्ट है, माई ब्रदर कॉमा, ठीक है, हु लिव्स इन दिल्ली कॉमा इज़ ए डॉक्टर। ठीक है, तो ये आपका बीच में ये जो है ना आपका ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक है, इससे पहले कॉमा आएगा यहाँ, इससे भी पहले इसके बाद भी कॉमा आएगा। नेक्स्ट है 79 विच सुफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग एक्शन ऑफ डिनाइंग फ्रॉम डिनाई। तो डिनाई में कौन सा सुफिक्स लगेगा कि आपका एक्शन ऑफ डिनाइंग मतलब वर्ड बन जाए, इसका सुफिक्स कौन सा लगेगा। सो डिनाइल हो जाएगा, है ना, डिनाइल, ए लग जाएगा, ए एल। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 80 विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग बिफोर कैम्बियम फ्रॉम कैम्बियम। ठीक है, सो इस कैम्बियम में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, है ना। सो प्रो,
प्रोटो, प्री, प्रोज बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका जो है प्रीफिक्स लगेगा प्रो, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 81 वही कमला मार्केंडिया वॉन, इनका जन्म कब हुआ था? कमला मार्केंडिया, है ना। इनका इनका वर्क आप मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर। इनका वर्क है टू वर्जिन्स, ठीक है। टू वर्जिन्स की राइटर है, जिसमें ललिता सरोजा की कहानी है, आपको ध्यान होगा। ललिता सरोजा दो बहनों की कहानी है, जिसमें इन्होंने सिटी अर्बन लाइफ के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा इनके में से अगर आया तो, कि वो उन्होंने मतलब क्या दिखाने की कोशिश की अपने नोवेल के थ्रू। तो आप ध्यान रखना कि कंट्रास्ट दिखाया सिटी लाइफ और अर्बन लाइफ, गाँव और शहर, ठीक है। तो 1 जनवरी 1924, ठीक है, 1 जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था। एंड नेक्स्ट है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स, तो इसका मतलब क्या है कि इंजरी, आपको पता है इंजरी जैसे आप कोई चोट लग जाना, कोई नुकसान हो जाना, और इंसल्ट तो आप जानते ही हो, इस ये ईडियम है। तो आपको बताना टू हील समवन, टू हार्म एज वेल इंसल्ट, टू फॉरगिव समवन, टू एनकरेज फ्रेंड। तो टू हार्म है ना, टू हार्म एज वेल एज इंसल्ट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना और इंसल्ट भी करना। तो सेम जो इसका जो मीनिंग है वो सेम यहाँ से निकल रहा है बिल्कुल, और आंसर भी यही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंसल्ट के साथ नुकसान करना, है ना। फ्रेज है अ रैप ऑफ द नुकल्स मीन्स, तो आपको पता है ये रैप ऑफ द नुकल्स तो बहुत ही फेमस ईडियम से बहुत सारे एग्जाम में आ गया है। सेवियर क्रिटिसिज्म होता है इसका मतलब, सो ए इज द राइट आंसर। द फ्रेज अवर वर्ड मतलब होता है क्लियर, वेरी क्लियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऑनेस्ट है, वेरी क्लियर है, तो ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अ वोमेन हु हैज़ नेवर मैरिड इज़ कॉल्ड, ऐसी औरत जिसने कभी शादी नहीं की है, ठीक है। विडो तो पता ही है आपको, नन पता है, बैचलर पता है, स्पिनिस्टर बोलते हैं ना उसको जिसने शादी नहीं करी। अ बिलीफ कॉन्ट्रेरी, अ बिलीफ कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ जनरली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, ठीक है। तो बिलीफ एक बिलीफ जिसके अंगेंस्ट में एक बिलीफ है, उसको क्या कहते हैं? डॉगमा, फेथ, हेरेसी, रिचुअल्स। डॉगमा तो खुद एक बिलीफ होता है ना, डॉगमा। फेथ भी बिलीफ है, रिचुअल्स भी आपके, है ना। तो हेरेसी बोलते हैं इसको, सी इज़ द राइट आंसर। हेरेसी मतलब होता है कि जो पहले से कोई चीज़ चली आ रही है उसका आप मतलब उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना। 87 है कैथोलिक, उदार विचार वाला, चूज द एंटोनिम। कैथोलिक मतलब होता है उदारवादी। तो इसका एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा, इसके उल्टा क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा? नैरो माइंडेड हो जाएगा, है ना। नैरो माइंडेड क्या होता है? सीमित विचारधारा वाला व्यक्ति, और ये उदार है, तो कैथोलिक का जो अपोजिट बनेगा वो नैरो माइंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 एब्रिज। एब्रिज क्या होता है? संक्षेप मतलब करना, किसी चीज़ को शॉर्टन करना, है ना। चूज द एंटोनिम, तो शॉर्टन तो इसका हो गया, आपका सिनोनिम हो गया। रिड्यूस माने भी कम होता है, लेसन माने भी कम होता है, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 89 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वॉज रिटन बाई HB आफ्टर थिंग्स फॉल अपार्ट। तो थिंग्स फॉल अपार्ट आपको पता है HB, ये चिनुआ HB का वर्क है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, नाइजीरियन ऑथर। बट इसके अपार्ट फ्रॉम दिस उनका कौन सा वर्क है इसके अलावा? नो लॉन्गर एट ईज, हर्ट ऑफ डार्कनेस, क्राई द बिलव्ड कंट्री, यूलिसिस। तो यूलिसिस तो पता ही है आपको, टेनिसन का है, तो ये तो है ही नहीं, है ना। तो नो लॉन्गर एट ईज। द सिनोनियम ऑफ एबंडन इज, एबंडन का सिनोनियम होता है, क्या होता है? रिटेन, रिटेन माने तो प्राप्त करना होता है, लीव, सेव, होल्ड, लीव हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैवल लिटरेचर, ट्रैवल लिटरेचर की कॉमन करेक्टरिस्टिक नहीं है? ब्लेंडिंग विद ऐसे राइटिंग, रिकॉर्डिंग या जर्नी एक्सपीरियंस, एम्फेसिस ऑन डिटेल ट्रैवल, इटिनरीज ओनली, कौन सी नहीं है? ठीक है, तो नहीं वाली देखनी है आपको, एम्फेसाइज ऑन डिटेल ट्रेवल इन इटिनरीज ओनली, ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा। 92 है क्वेस्ट फॉर कॉर्वो 1934, अ बायोग्राफिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रेडरिक विलियम रॉल्फ वॉज ऑथर्ड बाय। 92 का बताओ। मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लग रहा है। AJ सिमंस, तो ठीक है, ए सही है यहाँ पर, है ना। आउट ऑफ क्वेश्चन भी दो चार आते ही हैं एग्जाम में, सो उसके लिए भी आप तैयार रहना। ऐसा तो है नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके एकदम सिलेबस टू द पॉइंट आएंगे। जो एग्जामिनर होते हैं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके बनाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। विच प्ले बाई प्लेटस इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ, है ना। प्लेटस एक राइटर हैं, इनका कौन सा वर्क अर्ली एग्जाम्पल है
ट्रेजी कॉमेडी का, ठीक है। प्लेटस का कौन सा वर्क अर्ली एग्जाम्पल है ट्रेजी कॉमेडी का? द विंटर्स टेल, विंटर्स टेल तो शेक्सपियर का है। एम्फीटन, द फेथफुल शीफर्डेस, घोस्ट, तो ये वाला एम्फीटन, ठीक है। सो बी सही हो जाएगा, ये प्लेटस का है वर्क जिसको कॉमेडी ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल माना जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग? सो आपको पता ही है ना, टीजीटी पीजीटी जो लोग कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से पता है मच एडो अबाउट नथिंग किसका, विलियम शेक्सपियर का वर्क है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेडिवल प्ले फोकस ऑन लाइफ ऑफ मिरेकल ऑफ सेंट? ठीक है, तो सेंट सेंट की लाइफ पर जो प्ले फोकस करते थे मिडिएवल इंग्लैंड के, वो कौन से होते थे? मॉरलिटी प्ले, इंटरल्यूड, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले। तो ये मिरेकल प्ले होते हैं, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। मिरेकल प्ले क्या होते हैं? जो आपको मर्टायरडम दिखाते हैं, है ना, जो संत वगैरह होते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में बताते हैं, उनको हम मिरेकल प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट है 96, विच टाइप ऑफ बायोग्राफी इज रिटेन विद द सब्जेक्ट कंसेंट एंड कॉपरेशन? तो है ना, कौन सी बायोग्राफी होती है जो सब्जेक्ट की कंसेंट एंड कॉपरेशन से लिखी जाती हैं, यानी कि सब्जेक्ट की सहमति से लिखी जाती हैं? तो जो इंसान सहमति से लिख रहा है ना, तो वो होगी आपकी अनऑथराइज होगी, अनऑथराइज तो होगी नहीं क्योंकि सहमति मिल गई है, तो ऑथराइज है। तो ऑथराइज बायोग्राफी उसको बोलते हैं, है ना, ऑथराइज बोलते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट। व्हाट इज़ द टिपिकल मीटर ऑफ एन एलएजी इन इंग्लिश पोइट्री? है ना, एलएजी का टिपिकल मीटर कौन सा है इन इंग्लिश पोइट्री? नेक्स्ट है 97, व्हाट इज़ द टिपिकल मीटर ऑफ एन एलएजी इन इंग्लिश पोइट्री? ट्रॉकी, डैक्टाइलिक, हेक्सामीटर, iambic pentameter, anapestic, dimeter. So iambic pentameter is the typical meter of an LSD in English poetry. Which of the following is an example of a folk or primitive epic? ठीक है, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है फोक और प्रिमिटिव एपिक का? एग्जाम्पल कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट, एनी, द फेरी क्वीन, रामायणा। So Ramayana is an example of a folk or primitive epic. So D is the right answer. Next है 99, which rhyme scheme does the stanza below follow? ठीक है, सो यहाँ पर कौन सी राइम स्कीम है? बिड मी टू वीप एंड आई विल वीप, वाइल आई हैव आइज टू सी एंड हैविंग नन येट आई विल कीप ए हर्ट टू वी फॉर दी। सो कौन सी राइम स्कीम है यहाँ पर आपको बतानी है? ए बी बी, ए बी ए बी, ए डबल बी ए बी सी डी। सो ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100, व्हाट इज़ द टिपिकल मीटर ऑफ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स का टिपिकल मीटर क्या है? ठीक है, टॉकी, iambic, dactylic, hexa, anapestic, iambic pentameter, ठीक है। iambic pentameter is the typical meter of blank verse, so B is the right answer. Next है 101, the Pindaric odd is structured using octave, sestet, triplet. कैसे बनती थी मतलब पिंडारिक ऑड? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट, ठीक है। तो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट का यूज़ करके बनती थी। नेक्स्ट है 102, इमेजिज्म वॉज प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट विच पोइटिक ट्रेडिशन? ठीक है, सो इमेजिज्म किस पोइटिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट रिएक्शन है? ग्रीक पोइट्री, सिम्बॉलिज्म एंड रियलिज्म, रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री। ठीक है, सो जो इमेजिज्म है ये आपका रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री के अगेंस्ट है ना। 103 है, विच पेंटिंग इंस्पायर द टर्म इन इम्प्रेशनिज्म? ठीक है, कौन सी पेंटिंग ने इस टर्म को इंस्पायर किया, इम्प्रेशनिज्म? सो द स्टैरी नाइट, इम्प्रेशन सनराइज, द हेवन, द फाइटिंग टेमेयर, फाइटिंग टीम फाइटिंग टीम रेयर। सो बी इम्प्रेशन सनराइज ने इसको इंस्पायर किया था। नेक्स्ट है 104, विच प्ले इज कंसिडर द फर्स्ट टू पॉपुलराइज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? सो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का फर्स्ट प्ले कौन सा है? ठीक है, सो द बेल डिस्पेंडो, बी इज द राइट आंसर, जिसने इस टर्म को है ना पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट है 105, द इन्फ्लुएंशियल बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 वॉज रिटन बाय? किसके द्वारा ये लिखी गई हैं ये बुक्स? ये ऑप्शंस हैं आपके, है ना। तो ये सारी जो बुक्स हैं, वाइट मास्क बुक, ब्लैक स्किन, ये लिखी गई हैं फ्रेंच फैनन के द्वारा। सो बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 106, विच फ्रेंच राइटर मेड एन अर्ली अटेम्प्ट एट द स्टीम ऑफ कॉन्सियस नेस टेक्निक। ठीक है, कौन से फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक पर ये काम किया था, है ना, मतलब सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। मार्शल प्रॉस्ट, एडुआर्ड डुजार्डिन। ठीक है, एडुआर्ड डुजार्डिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 107, इंटरटेक्चुअलिटी इज बेस्ट। 107, इंटरटेक्चुअलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज यूजिंग अ मिनिमलिस्टिक स्टाइल इंक्लूडिंग references or allusions to other text and rejecting narrative structure and presenting magical event as impossible। so बी करेक्ट है, इंक्लूडिंग references और allusions to other text। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो references हैं, allusions हैं, वो दूसरे टेक्स्ट से इंक्लूड किए जाते हैं। 108 है, विच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इज कंसिडर्ड द होल मार्क ऑफ द रेनेसा। ठीक है, रेनेसा का कौन सा मूवमेंट है जो होल मार्क माना जाता है? स्कॉलस्टिसिज्म, ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म, एम्पायरिसिज्म। ठीक है, सो ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म क्या था? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो होल मार्क माना जाता है रेनेसा का। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 109, वॉट इवेंट मार्क द ऑफिशियल रिटर्न ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1660। ठीक है, सो कौन सी इवेंट है बताओ? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंग्लिश सिविल वार, एक्ट ऑफ ओब्लिवियन, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, तो ये जो है एक्ट ऑफ ओब्लिवियन, सी यहाँ पर दे रखा है बुक में। 110 है, हु इन्वेंटेड द टर्म हीरोइक ड्रामा। ये हीरोइक ड्रामा किसने इन्वेंट किया था? विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन, थॉमस ऑटवे, नेथनियल ली। सो हीरोइक ड्रामा इन्वेंटेड बाय जॉन ड्राइडन। सो बी इज द राइट आंसर। विच हिस्टोरिकल इवेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट है जिसने रोमांटिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया था? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द अमेरिकन सिविल वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रिफॉर्मेशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये। ठीक है, हु कॉइंड द मैगजिम, ये मैगजिम मतलब कहावत, मेक इट न्यू, ये किसने कॉइन की थी? अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निज्म। सो हु कॉइंड द मैगजिम मेक इट न्यू? इजरा पॉन्ड। ओके, इजरा पॉन्ड इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज जनरली एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, कौन से ऑथर्स हैं यहाँ पर सो जनरली मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएटेड हैं? ठीक है, ये ऑप्शन है आपके एंड आंसर है आपका सैमुअल बैकेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉर होम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल। किसके लिए यूज़ किया था ये टर्म मेटाफिजिकल? अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ऑफ 7th century, अ ग्रुप ऑफ पोइट ऑफ 7th century, अ ग्रुप ऑफ पोइट ऑफ 17th century। ठीक है, एक ग्रुप था पोइट्स का 17th century में, उनको उन्होंने ये टर्म दिया था मेटाफिजिकल। 115 है, विच इवेंट सिम्बॉलिकली मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो कौन सी वो इवेंट है जो इसका फ्रेंच रिवोल्यूशन का मार्क बन गई, स्टार्टिंग का? वो है आपकी फॉल ऑफ बेस्टाइल, है ना। यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन की कर दिया गया था जो किंग लुइस थे उनका। नेक्स्ट है यहाँ पे 116, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर, पोइट एंड आर्ट क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से मेंबर्स थे इस प्री रेफलाइट ब्रदरहुड ग्रुप में? आपको बताना है। ये ग्रुप फाउंड हुआ था 1848 में। ठीक है, 1848 में ग्रुप फाउंड हुआ था। इसके मेंबर्स के नेम बताने हैं आपको। विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलियर मेलिस, Dante Gabriel Rossetti and William Michael Rossetti, James Collinson, Frederick George Stephens and Thomas Woolner। All of these correct है, ठीक है, all of the D। Which of the following is considered a leader of the Oxford movement? Oxford movement की लीडर कौन है यहाँ पे? So जॉन हेनरी न्यूमैन।
ठीक है, जॉन हेनरी न्यूमैन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, हु रोट द फेमिनाइन मिस्टीक ऑफन क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग सेकेंड वे फेमिनिज्म, हु रोट? ठीक है, सो बैटी फ्रेडन रोट द फेमिनाइन मिस्टीक ऑफन क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग सेकेंड वे फेमिनिज्म। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था, ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द कासल ऑफ ऑट्रेंटो? सो कासल ऑफ ऑट्रेंटो का सबटाइटल आपको बताना है। ठीक है, अ रोमांस ऑफ टेरर, अ गॉथिक स्टोरी, अ टेल ऑफ हॉरर, अ मेडिवल फैंटेसी। सो द कासल ऑफ ऑट्रेंटो का सबटाइटल है गॉथिक स्टोरी। ठीक है, राजा राव फर्स्ट नोवेल कंसीडर अ क्लासिक ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज? तो राजा राव का फर्स्ट नोवेल जो इंडियन लिटरेचर का क्लासिक माना जाता है, क्लासिक है, बताओ कौन सा है वो? द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, कंठपुरा, कॉमरेड किरलू। सो कंठपुरा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, कंठपुरा इज द क्लासिक ऑफ इंडियन लिटरेचर बाय राजा राव। सो सी इज द राइट आंसर। So guys, this is all about this practice set. Thanks for watching this video. Thank you so much. और ये आंसर लिस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी आंसर लिस्ट हो गई, ये इसकी आंसर लिस्ट है। 1 से लेके 120 क्वेश्चन हैं। आपको अगर कोई किसी में कोई डाउट है तो मैच कर